कल मैंने क्वेश्चन दिया था कि 1 कूलम्ब चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो आप में से किसी ने करा था? हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो क्वेश्चन था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड सो दैट बॉडी गेट चार्ज 1 कूलम्ब। इसको कैसे करेंगे? Q इक्वल टू एन ही होता है आप लोगों का 10⁻16 आया था। कितना आया था बेटा? 625 × 10⁻16। ठीक है, ठीक है। Q की वैल्यू रखो। Q कितना चाहिए मुझे? 1 कूलम्ब। एन और E की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सॉल्व करोगे इसको 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एन की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉडी में से निकालोगे आप तो बॉडी पे जो चार्ज आएगा दैट इज 1 कूलम्ब। ठीक है पीयूष? यस सर। तब बॉडी पे चार्ज आएगा आपका 1 कूलम्ब। चलो अब देखते हैं हम लोग। अब आता है आपका कूलम्ब्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसको किसने बताया? कूलम्ब ने बताया। अब आता है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब ने क्या बोला कि दो चार्जेस है जैसे Q1 पॉइंट चार्ज, अभी हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, Q1 और इधर एक पॉइंट चार्ज ले लिया Q2। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो इस पे ये वाला चार्ज को रिपेल कर रहा है इस तरफ, और ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है। ठीक है, ये वाला चार्ज पे F फोर्स लगा रहा है तो ये वाला चार्ज भी इस पर F फोर्स ही लगाएगा। ठीक है, तो कूलम्ब ने क्या बोला? जो फोर्स होगा F वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के, और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज करो R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे मास के लिए फॉर्मूला था, दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन का F इक्वल टू G m1 m2 बाय R स्क्वायर, सेम वैसा ही फॉर्मूला इसमें भी आएगा। दोनों को कंबाइन कर दो तो जो फोर्स है वो चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, R स्क्वायर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो कंबाइन करके लिखूंगा फोर्स जो है वो होगा Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K इक्वल टू क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, आप लोगों को शायद इधर का दिख नहीं रहा होगा। K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और K की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, K एक्चुअल में क्या होता है? ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं एयर या वैक्यूम के लिए ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻⁹,
9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। दिख रहा है आप लोगों को, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट को इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वही वैक्यूम ही, वैक्यूम की परमिटिविटी। इसकी वैल्यू जो होती है एप्सिलॉन नॉट की, आप इसको कैलकुलेट करो, देखो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ और इसको डिवाइड करोगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आती है, 8.85 सर, 8.85 into 10⁻⁻12 यूनिट होती है इसकी कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। तो जो फोर्स लगता है किसी भी चार्जेस पर F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो डिपेंड करता है चार्जेस के नेचर पर। लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। यूनिट पर। ठीक है, यस सर। K की वैल्यू जो होती है K डिपेंड्स ऑन, वैसे K डिपेंड करता है मीडियम पर, K डिपेंड्स ऑन यूनिट पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग यूनिट पे K की वैल्यू अलग अलग होगी। SI में इसकी वैल्यू, ठीक है, मैं एयर या वैक्यूम के लिए ले रहा हूं। वैक्यूम के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज अभी हमारे पास आया 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यही था, ये किसमें था आपका SI में। अब CGS में अगर मैं पूछूं CGS में इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो CGS में K की वैल्यू होती है 1 डायन, मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, कूलम की जगह क्या आ जाएगा ESU। कल बताया था मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी CGS में 1 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू ESU का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे आई थिंक यही आना चाहिए। यही आएगा 1 डायन पर सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय इंटू ESU का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू वैक्यूम की है, एक वैल्यू SI में और एक वैल्यू है CGS में। दूसरा K जो है वो डिपेंड करता है मीडियम पर। कैसे, ऑन मीडियम, मीडियम पर K की वैल्यू डिपेंड करती है। कैसे करती है देखो, जो मैंने एप्सिलॉन नॉट बताया था, एप्सिलॉन नॉट क्या बताया था मैंने, एप्सिलॉन नॉट बताया था परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसकी, ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन एम क्या होगा, मीडियम के लिए सर, किसकी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इनकी परमिटिविटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, सर उसे के बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या बोलेंगे, रिलेटिव Relative- परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन आर।
ई नहीं है, एप्सिलॉन है, ठीक है। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ आपका क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, स्पेस। ठीक है। तो यहां से एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। जैसे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे सी बाय वी करते थे, ठीक है, म्यू इक्वल टू सी बाय वी। के इक्वल भी तो होता है ना सर ये? किसके, के नहीं, ये के इक्वल नहीं होगा बेटा, ये अलग चीज है, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये परमिटिविटी, ये अलग चीज है। के इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन होता है, 1/4 पाई, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर मैं वैक्यूम लूंगा तो एप्सिलॉन नॉट लूंगा, और मीडियम लूंगा तो क्या लूंगा, एप्सिलॉन एम लूंगा, ठीक है। अब देखो सर ये चीज हो गया। हाँ सर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है ना, किसकी वैल्यू, के का वैल्यू सर, यूनिट हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर ना सर, हाँ हाँ, आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर लिखा है। मैंने न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, अच्छा मैंने गलत लिखा है ना, सॉरी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, एफ इक्वल टू होता है ना के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो हमें के चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, हाँ सही है, इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई ES स्क्वायर, ठीक है। इसको सही कर लेना दोनों। ठीक, अब देखो मीडियम पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो के की वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी होती है, के की वैल्यू फॉर वैक्यूम, के इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और मीडियम के लिए क्या लिखूंगा, मीडियम के लिए के डैश बोल दो इसको, मीडियम के लिए के डैश की वैल्यू यहां पर, जैसे वैक्यूम के लिए तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आया, और मीडियम के लिए लूंगा तो यहाँ पे परमिटिविटी किसकी आएगी, मीडियम की परमिटिविटी आएगी। यस और सर, अभी मैंने देखा कि मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो कितना होगा, ई नोट ई आर। एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। यस सर, अब यहां से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है या वैक्यूम है, तो के डैश इक्वल टू हो जाएगा के डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो अगर आपको परमिटिविटी के की वैल्यू निकालनी है किसके लिए, मीडियम के लिए, तो उसको डिवाइड कर दो एप्सिलॉन आर से, आपकी वैल्यू निकल जाएगी, मीडियम के लिए के की वैल्यू निकल जाएगी। आई बात समझ में, यस सर। किसी को कोई डाउट है, नो सर। नो सर। ठीक है। चलो कूलाम्ब लॉ पे क्वेश्चन लेते हैं। सर अभी नोट नहीं किया हूँ। अच्छा नोट कर लो। चलो अब देखो आगे, क्वेश्चन देखो कूलाम्ब लॉ पे, two charges Q1 and Q2 are placed at distance
R exert a force F on each other in vacuum. वैक्यूम में थे Q1 Q2, तो वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे थे, कितना F फोर्स लगा रहे थे, ठीक है. If whole setup is dipped in a liquid of, देखो जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कई बार इसको K से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एप्सिलॉन R से कर दो आप. ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब ये रिलेटिव परमिटिविटी है. ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R, एंड अगेन these two charges exert same force on each other. एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं. फाइंड न्यू डिस्टेंस बिटवीन देम. उन दोनों के बीच में जो न्यू डिस्टेंस होगी फिर वो कितनी हो जाएगी. न्यू डिस्टेंस बिटवीन देम, फाइंड न्यू डिस्टेंस बिटवीन देम. दो चार्जेस है Q1 Q2, वो एयर में है, सॉरी वैक्यूम में है, तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं F. अगर उस पूरे सेटअप को एक मीडियम के अंदर डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R है, तब भी वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट किया उन्होंने कि वो अगेन फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स F, सेम फोर्स लगा रहे हैं F. जितना पहले लग रहा था उतना ही अभी लग रहा है. तो अब क्या होगा, इनके बीच की कोई डिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई होगी, कम हो गई होगी या ज्यादा हो गई होगी, जो आपको लगता है मैं बताऊंगा कम होगी कि ज्यादा होगी. तो डिस्टेंस क्या होगी, चेंज हो गई होगी. तो वो न्यू डिस्टेंस क्या होगी ये हमें फाइंड करना है. भाई बात समझ में, सॉल्व करो उसको. चलो देखो इधर, तो वैक्यूम में जब था तब उसमें फोर्स लग रहा था F, और जब मीडियम में चला गया तब भी उसके अंदर फोर्स लग रहा है F. लेकिन अब डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो गई. क्वेश्चन रब कर रहा हूं मैं. तो वैक्यूम में क्या कंडीशन थी देखो, Q1 चार्ज यहां पर था, ये Q2 चार्ज था, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, R थी. ये इस पे फोर्स लगा रहा है F, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है F. तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है, F इक्वल टू कितना होगा, K Q1 Q2, K की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ये फोर्स लग रहा है किसमें, वैक्यूम में. अब पूरे सेटअप को, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, मीडियम में ले गए. यहां पर है Q1. अब क्या होगा, मीडियम में फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, मीडियम क्या करेगा मैं बताता हूं. अभी मीडियम में जब हम ले जाएंगे तो फोर्स घट जाएगा थोड़ा सा. फोर्स इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए किसी मीडियम में जाएगा तो, डिक्रीज होगा, ठीक है. तो मीडियम में अब इसकी डिस्टेंस R नहीं रही, इसकी डिस्टेंस चेंज हो गई, तो हमने इसको मान लिया R डैश हो गई. लेकिन तब भी ये फोर्स कितना लगा रहा है, F लगा रहा है, और इधर भी फोर्स F लगा रहा है, क्योंकि वैक्यूम में उतनी डिस्टेंस पर है
तो मीडियम में जरूरी नहीं उससे थोड़ी कम डिस्टेंस होगी तभी वो फोर्स उतना लगा पाएगा। मीडियम में डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा तभी वो इतना फोर्स लगा पाएगा। सेम डिस्टेंस में रहेगा तो फोर्स अलग आएगा। तो थोड़ी सी डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई, दैट इज आर डैश हो गया। इस आर डैश और इस आर के बीच में क्या रिलेशन है निकालना है। तो अब देखो मीडियम में जो फोर्स लगेगा वो एफ ही लग रहा है, लेकिन मीडियम के लिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/4 पाई। इसके अंदर क्या है, मीडियम है, लिक्विड है, बीच में लिक्विड है, तो ये क्या कर रहा है, दोनों चार्ज के इंटरेक्शन को रोकने की कोशिश कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों चार्जेस जो आपस में इजीली एक दूसरे को फोर्स लगा रहे थे, अब उनके बीच में मीडियम आ जाएगा तो इजीली फोर्स नहीं लगा पाएंगे। तो अब यहां पर जो परमिटिविटी लिखूंगा किसकी लिखूंगा, मीडियम की, इनटू Q1 Q2 बाय R डैश का स्क्वायर। अब एप्सिलॉन m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये f सेम है तो f की जगह ये लिख दो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, यहां पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट, और ये वाले को 1/4 पाई एप्सिलॉन m क्या होता है, एप्सिलॉन m आपको पता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r होता है। तो एप्सिलॉन m की जगह हम लोग लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2, नीचे आ जाएगा r डैश का स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। तो 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, सॉरी एप्सिलॉन r नहीं होगा, Q1 Q2 कैंसिल, तो r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हमें r डैश निकालना है, r डैश इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r। तो यहां से सॉल्व करोगे तो r डैश इक्वल टू हो जाएगा r डिवाइडेड बाय अंडर रूट एप्सिलॉन r दिस। तो ये डिस्टेंस होनी चाहिए, तब दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो F ही लगेगा। आया समझ में, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चलो आगे देखिए नेक्स्ट। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कूलॉम्स लॉ पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी ये वाला नहीं लेते, अभी वेक्टर लॉ पढ़ लेते हैं। डिवाइड अ चार्ज Q, आपके पास कोई Q चार्ज है, इनटू 2 पार्ट्स such that force between these two parts is maximum। कोई चार्ज दे रखा है Q, उसको दो चार्जेस में कन्वर्ट करना है, मान लो बस 20 कूलॉम है या 10 कूलॉम है, तो 10 कूलॉम है तो उसको डिवाइड कर दो आप अलग अलग पार्ट में। 10 कूलॉम का कोई चार्ज है, डिवाइड कर दो 9 कूलॉम, 1 कूलॉम, या फिर 8 कूलॉम, 2 कूलॉम। तो उस तरह से कोई चार्ज है Q, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, फिर उन दोनों जो चार्जेस होंगे उनके बीच में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो बताओ उसको फाइंड वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच पार्ट, ईच पार्ट पर कितना चार्ज होगा
उसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको।